हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने डेली करंट अफेयर शो के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज 11 मई 2021 है। तो दोस्तों, यदि आप रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 मई 2021 को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, आपको पता ही होगा। तो 5 राज्यों में, कुछ राज्यों में तो जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा चुकी है, लेकिन अभी कुछ राज्य जैसे केरला है, केरला अभी बाकी है। तो असम के मुख्यमंत्री पद की भी शपथ है जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, इनके द्वारा जो है ली गई है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री यहाँ पर थे वो मैं आपको बता दूं, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो जो यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी आपको दिखाई दे रही होंगी, मतलब ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। इन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। टीएमसी पार्टी का पूर्ण बहुमत पश्चिम बंगाल में मिला है। साथ ही एम.के. स्टालिन के बारे में बता दूं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ये भी ले चुके हैं। एन रंगास्वामी ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, और जहां पर एनडीए का गठबंधन है इसके द्वारा जो है सरकार बनाई गई है। तो ये मैंने आपको बताया, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के जो है मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। आप देख सकते हैं ये हेमंत बिस्वा शर्मा है, और इनको जो शपथ दिलाई है वो जगदीश मुखी है, यहाँ के असम के गवर्नर है, ध्यान रखिएगा। जगदीश मुखी जी के द्वारा जो है इनको शपथ दिलाई गई है। तो क्योंकि राज्य में जो है, राज्य में यदि मान लीजिए सीएम पद की शपथ होती है तो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। साथ ही साथ अगर प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा असम राज्य के बारे में मैं बता दूं आपको। देखो कौन कौन से राज्यों में चुनाव हुए हैं वो आप जान लीजिएगा। पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है, असम में इलेक्शन हुआ है। नीचे की अगर मैं बात करूं तो नीचे के जो हैं ये राज्य हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। ये देखिए पुडुचेरी, यहाँ पर जो है इलेक्शन हो चुके हैं। तो केरला में पिनराई विजयन जो है वो सीएम होने वाले हैं। तो जो तमिलनाडु है यहाँ पर स्टालिन को मुख्यमंत्री पद के लिए बनाया जा चुका है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बनी चुकी हैं। असम की हम बात कर रहे हैं आज। तो असम के बारे में मैं बता दूँ, असम की जो राजधानी है वो आप ध्यान रखिएगा, दिसपुर जो है वो यहाँ की राजधानी है। साथ ही साथ इसके यहाँ के पहले जो सीएम थे, इनसे पहले वो सर्बानंद सोनोवाल थे। गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं वो मैं आपको बताऊं तो 126 यहाँ पर सीटें हैं, और लोकसभा की जो सीटें हैं यहाँ पर 14 सीटें लोकसभा की हैं। साथ ही साथ राज्यसभा की सीटों की बात करूँ तो 7 राज्यसभा की यहाँ पर सीटें हैं। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उनके बारे में बताऊँगा। देखो, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में ही एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसको कहा जाता है एक सींग वाला गैंडा, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। वन हॉर्न राइनो जिसको कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा और जो है यहाँ पर मानस जो है, मानस नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और नामेरी नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूँ तो वो भी असम में ही स्थित है। और ओरंग के बारे में बात करूं तो ओरंग भी जो है यहीं पर स्थित है। एक और नेशनल पार्क है, ये है डिब्रू साइखोवा। तो डिब्रू साइखोवा में जो है अभी मंदारिन बत्तख पाई गई है, जो मैंने आप देख सकते हैं। ये सबसे सुंदर बत्तख है, आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल डक है ये। तो मंदारिन बत्तख जो है 102 वर्षों के बाद जो है ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में देखी गई है। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने घोषणा की कि वह चंद्रमा पर डोज 1 सैटेलाइट को भेजेगा। इसके लिए वह पेमेंट किस रूप में स्वीकार करेगा? देखो, बात यह है कि एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इनका ये कहना है कि हम जो है चंद्रमा पर जो है डोज 1 सैटेलाइट जो है इसको भेजने वाले हैं। तो इसमें जो पेमेंट स्वीकार किया जाएगा इसके बारे में बात हो रही है। पेमेंट जो है किस रूप में ये स्वीकार करेंगे? तो देखो, पेमेंट जो है, जो डोज कॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके रूप में इन्होंने स्वीकार करने की बात कही है। तो ये जो डोज कॉइन है इसके द्वारा इसमें जो है ये पेमेंट स्वीकार करेंगे। तो ये चंद्रमा का मिशन होगा, आप देख सकते हैं मून मिशन होने वाला है। तो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक आपको पता ही है, एलन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे बिटकॉइन के बारे में बात करूँ तो बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इसके जो जनक हैं, क्रिप्टो करेंसी का जो जनक कहा जाता है वो सतोशी नाकामोतो को कहा जाता है। जापान के थे
इन्होंने जो है क्रिप्टो करेंसी को बनाया था। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की वर्चुअल करेंसी होती है, इसमें जो है कैश नहीं होता है, मतलब एक तरीके से वर्चुअली ट्रांसफ़र होता है, वर्चुअली लेन देन होता है इसमें। तो ये एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी। इसके अलावा स्पेस एक्स कंपनी के बारे में बता दूं। स्पेस एक्स जो है स्पेस एक्स जो कंपनी है, इसने जो है 143 सैटेलाइट भेजने का हाल ही में जो है रिकॉर्ड बनाया था, जिसका जो रॉकेट था इनका फॉल्कन 9, इसके द्वारा जो है इन्होंने भेजा था। तो अभी तक 143 जो एक ही उससे भेजे गए थे। इसके अलावा भारत का जो PSLV C-37 था, इसके द्वारा भी जो है 104 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बनाया गया था। ये रिकॉर्ड 2017 में बना था। इसके अलावा बात करेंगे भारत के चंद्रमा मिशन के बारे में, तो भारत का पहला जो मिशन था चंद्रयान 1 था, दूसरा चंद्रयान 2 था। इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 2008 में लॉन्चिंग हुई थी, इसकी लॉन्चिंग 2019 में हुई थी। इसको मैं बता दूं आपको, इसका जो व्हीकल था वो PSLV C-11 के द्वारा गया था, और चंद्रयान 2 जो था वो GSLV मैक 3 के द्वारा इसको भेजा गया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें 3 चीज़ें थी चंद्रयान 2 में। विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था और ऑर्बिटर था। तो ऑर्बिटर तो हमारा इसमें सही काम कर रहा है, लेकिन जो लैंडर है हमारा विक्रम, वो सही तरीके से लैंड नहीं हो पाया। जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से कुछ समय पहले ही जो है इसका सिग्नल टूट गया। तो इसको लेकर के अब जो है भारत चंद्रयान 3 भी मिशन लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। लुइस हैमिल्टन किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो मैं आपको बता दूं, लुइस हैमिल्टन जो है अभी हाल ही में जीते हैं। तो ये जो है मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं, लुइस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है इन्होंने जीती है। ये आप देख सकते हैं, ये लुइस हैमिल्टन है, इन्होंने जो है जीती है। देखो भारत में अगर फार्मूला 1 रेसर के बारे में बात करूं तो नारायण कार्तिकेयन जो है, आपको एक नाम याद होगा, भारत के ही फार्मूला 1 रेसर है। भारत में एक बार जो है इसका आयोजन भी हो चुका है फार्मूला 1 रेसिंग का। नोएडा जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वो इसी के लिए करके बनाया गया है। इसके अलावा बात करेंगे स्पेन जो मैड्रिड में हुआ है, तो स्पेन में ही जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी WTO जो है, इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थित है। तो स्पेन मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो टूरिज्म को लेकर के जो यूनाइटेड नेशन की संस्था है वो है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। देखो WTO 2 होते हैं, एक तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी समझ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वर्ल्ड WTO वो तो वर्ल्ड टूरिज्म हो गया, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका जो 164वां देश सदस्य है उसका नाम जो है वो अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के साथ ही साथ इसकी पहली महिला महानिदेशक जो बनाई गई हैं वो नागोजी ओकोंजो इवोला जो हैं, इनको पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। साथ ही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप की खोज की। यह कौन सा रूप है? देखो यूरेनियम जो होता है हमारा एक तरीके का क्या है, परमाणु ईंधन है। तो परमाणु ईंधन की जो है परमाणु जो रिएक्टर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। तो जो इसका सबसे हल्का ईंधन जो है यूरेनियम 214, इसकी जो है चाइना के द्वारा खोज की गई है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यह ईंधन के रूप में कार्य किया जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं जो यूरेनियम 235 होता है ये सबसे ज़्यादा एनरिच यूरेनियम होता है। तो ये जो है जैसे जो परमाणु परीक्षण होते हैं उनमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके अलावा ये देखिए चाइना के हैं, इन्होंने जो है खोजा है। इसके अलावा भारत के अगर पोखरण परीक्षणों की बात करूं, परमाणु परीक्षणों की बात करूं, तो भारत का जो पहला पोखरण बन हुआ था वो 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी के वक्त में। तो इसकी जो डेट थी वो 18 मई को जो है ये परीक्षण हुआ। तो इसमें जो है एनरिच यूरेनियम चाहिए होता है 235, तो लेकिन भारत को जो है एनरिच नहीं मिल पाया था, इसीलिए जो भारत का था वो इतना सफल नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था। लेकिन 1998 में जब ऑपरेशन शक्ति हुआ जिसको कहा जाता है, देखो जो पोखरण 1 हुआ था उसको इस्माइल बुद्धा ऑपरेशन नाम दिया गया था। साथ ही साथ जो पोखरण 2 हुआ इसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। तो ऑपरेशन शक्ति अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ। तो ये जो है 11 मई 1998 को किया गया, इसीलिए भारत में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाया जाता है। देखो भारत में जो यूरेनियम है जादूगोड़ा की खान है, झारखंड बिहार की सीमा पर, उस पर जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे 8 मई 2021 को किसने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता।
तो मैं आपको बता दूं मैड्रिड ओपन जो महिला सिंगल्स है इसका खिताब जो है एरिना सबालेंका के द्वारा जीता गया है, लेकिन इन्होंने जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं एशले बार्टी इनको हराया है। इसके अलावा नाओमी ओसाका को आप जानते होंगे, जापान की प्लेयर हैं और इन्होंने 2021 का हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता था। ये देखिए आप देख सकते हैं एरिना सबालेंका हैं, इनके द्वारा जो है ये खिताब जीता गया है। इसके अलावा हाल ही में जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए थे इसके बारे में आप जान लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं जो इसका बेस्ट जो स्पोर्ट्समैन का जो अवार्ड दिया गया वो राफेल नडाल को दिया गया। आप देख सकते हैं राफेल नडाल जो है इनको किंग ऑफ द क्ले कोर्ट कहा जाता है, टेनिस के खिलाड़ी हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही साथ इसका जो बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन था वो नाओमी ओसाका को दिया गया। नाओमी ओसाका जो है वो जापान की प्लेयर हैं। इसके साथ ही साथ ये जो हैं इनको 2021 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें भी इन्होंने सिंगल्स में खिताब जीता था। इसके साथ ही साथ इसमें जो बेस्ट टीम है वो बायर्न म्यूनिख है, फुटबॉल की जर्मनी की टीम है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही बात करेंगे हाल ही में किसी ने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर के जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो मैं आपको बता दूं कामी रीता शेरपा ये इनका नाम है, नेपाल के हैं ये। देखो नेपाल में ज़्यादातर लोग अपने नाम के आगे क्या कर लेते हैं, शेरपा लगा लेते हैं। जो माउंट एवरेस्ट जो चढ़ते हैं वो अपने आगे शेरपा लगा लेते हैं। तो ये 25वीं बार चढ़े हैं ये, जो कि विश्व रिकॉर्ड है अब तक का। पहली बार जो ये चढ़े थे 1994 में चढ़े थे, अब जो है अभी ये 2021 में चढ़े हैं। तो ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। और इनकी जो उम्र मैं बता दूँ आपको, कीमा रीता शेरपा इनकी जो उम्र है वो 52 वर्ष की इनकी उम्र है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर की इसकी ऊंचाई है लगभग। तो इसको जो सबसे पहले फतेह किया था, फतेह करने वाली भारतीय महिला की बारे में बात करूं आपको, तो बछेंद्री पाल जो है इन्होंने सबसे पहले जो है इसको फतेह किया था। आप देख सकते हैं पहली भारतीय महिला है। इसके अलावा पहली दिव्यांग महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, वो अरुणिमा सिन्हा है। आप देख सकते हैं इनका हुआ था ये था कि इनके साथ जो है एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट ऐसा कि इनको जो है चलती ट्रेन से जो है कुछ लोगों ने इनको फेंक दिया था। उसके बाद भी जो है इनका हौसला देखिए आप कि इन्होंने जो है एवरेस्ट को फतेह किया। तो अरुणिमा सिन्हा है, इनके द्वारा पहली दिव्यांग महिला हैं जिनके द्वारा जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया था। साथ ही साथ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में पटोला नाच खबरों में रहा, यह किस राज्य का पारंपरिक कठपुतली कला है? मैं आपको बता दूं पटोला जो नाच है एक असम की जो है एक कठपुतली कला है, जो इसीलिए चर्चा में रही है क्योंकि इसको जो है अभी जब किया गया है तो इसमें ये इस तरीके का किया जाता है। तो इसमें एक कोरोना का जो है बना दिया गया था, कोरोना का जैसे एक कार्टून बना दिया गया, तो उससे जो है उसको हराना एक तरीके का। तो ये जो है कठपुतली नाच में किया गया है, असम का पारंपरिक नृत्य है। इसके अलावा असम का क्लासिकल डांस में आपको बताऊं तो सतरैया जो है असम का क्लासिकल डांस है। इसके अलावा भारत में क्लासिकल डांसों की संख्या 8 है, ध्यान रखिएगा। एक तो जो है कथक है, कथक जो है नॉर्थ इंडिया का डांस है, पंडित बिरजू महाराज इसके महान कलाकार थे। साथ ही साथ बात करेंगे मणिपुरी डांस की। मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है, उड़ीसा का ओडिसी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और मोहिनीअट्टम और कथकली के बारे में बता दूं केरला के ये क्लासिकल डांस है। तो क्लासिकल डांसों की संख्या 8 है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही बात करेंगे हाल ही में किस राज्य में रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई? देखो टेलीमेडिसिन सुविधा क्या होती है, मान लीजिए आप अपने घर पर बैठे हुए हो, आपको कोई भी समस्या होगी, आपने किसी को भी फ़ोन किया, उसने आपको इलाज बता दिया कि भाई ऐसे करके कर लीजिए। तो ये जो है आपको फिजिकली रूप से तो आपकी मदद नहीं की गई, तो एक तरीके से टेलीफोनिक जो है मेडिसिन दी गई। तो ये जो है सुविधा हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इसमें होगा ये कि आयुर्वेदिक सेंटर जो है यदि आप वहाँ पर फ़ोन करेंगे तो वो आपको उपचार के तरीके बताएंगे। तो आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा जो है वो हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है, ये मैंने आपको बताया। ये देखिए ये टेलीमेडिसिन जो सुविधा है हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो है घर बैठे ही जो है लोगों को उपचार बताया जाएगा कि आप जो है ये कीजिए, इसके द्वारा जो है लोगों का उपचार होगा। तो दूर से ही फ़ोन के द्वारा इलाज हो जाएगा। इसमें जो है एक नंबर है 1075, इस पर आप कॉल करिएगा, आपकी समस्याओं का निवारण होगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको उपचार बताएगा, आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसके बाद बात करेंगे भारत में जो टीकाकरण चल रहा है उसके बारे में जान लीजिएगा। भारत में जो टीकाकरण की शुरुआत हुई वो 16 जनवरी 2021 को शुरुआत होती है। 2 टीके भारत में लग रहे हैं, एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है। कोविशील्ड को जो है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाया जा रहा है। साथ ही साथ भारत बायोटेक हैदराबाद जो है कोवैक्सीन को बना रहा है। भारत जो कोवैक्सीन है वो पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है, और जो कोविशील्ड है इसको
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के बनाया जा रहा है। साथ ही साथ स्पुतनिक जो वैक्सीन है वो रूस की वैक्सीन है, भारत में इसको भी अनुमति दी जा चुकी है और इसका भी यूज किया जा रहा है। विश्व में सबसे पहले जो वैक्सीन बनाने वाला देश था वो रूस ही था और जिसने इसको अनुमति दी थी स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर के काफ़ी चीज़ें चलाई जा रही हैं। ये जो आप देख सकते हैं वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जो है हमारे ऑक्सीजन के टैंकरों को ढोया जा रहा है। ये जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहली जो चली थी वो मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच चली थी। साथ ही बात करेंगे इसमें जो है जो हमारी नेवी है, एयरफोर्स है, इसके द्वारा जो है ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया गया। तो इसमें जो है जो टैंकर हैं, ऑक्सीजन के टैंकर हैं, उनको जो है एयरलिफ्ट करके लाया गया है। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चला। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में जो है क्या हुआ वो मैं आपको बता दूं। जो भारतीय नौसेना है, नौसेना के द्वारा जो है जो ऑक्सीजन के लिक्विफाइड टैंकर होते हैं इनको जो है भारत लेकर के आया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2011 में लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। तो मैं आपको बता दूं जो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसमें जो है अवार्ड, ये 2021 होगा, 2011 गलती से लिख गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा, 2021। इसका जो बेस्ट अवार्ड है वो मैं आपको बता दूं अनुपम खेर के लिए इसका अवार्ड जो है दिया गया। ये आप देख सकते हैं अनुपम खेर को ये अवार्ड मिला है, न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल के द्वारा इनको मिला हुआ है अवार्ड। इसके अलावा जो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में बात कर लूँ तो मैं आपको जो नेशनल फिल्म अवार्ड होते हैं इसमें जो है बेस्ट हिंदी फिल्म आप ध्यान रखिएगा छिछोरे फिल्म को दिया गया था। इसके साथ ही साथ जो बेस्ट एक्टर है मनोज वाजपेयी, इनको भोसले फिल्म को जो है इनको लेकर दिया गया था। और जो ये आपको धनुष दिखाई दे रहे होंगे, इनको भी बेस्ट एक्टर की श्रेणी में इनामित अवार्ड दिया गया था। इनकी जो फिल्म थी असुरन फिल्म जो है इनके लिए दिया गया था। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनावत को दिया गया। इनकी जो फिल्म थी मणिकर्णिका और पंगा, 2 फिल्मों के लिए अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही साथ 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो रजनीकांत साहब को जो है ये अवार्ड दिया गया, 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड। साथ ही साथ बात करेंगे हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए ड्रग 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को आपातकालीन मंजूरी दी गई है। यह दवा किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो मैं आपको बता दूं ये एक तरीके का जैसे ग्लूकोज नहीं होता है उस तरीके का पाउडर टाइप की ये दवा है और ये DRDO के द्वारा बनाई गई है। तो DRDO ने किया ये है कि इसको जो है अगर दिया जाएगा तो कोरोना के जो लक्षण होंगे और जो कोरोना की जो फैलने की संक्रमण की दर होगी उसको दर को ये कम करेगा। तो इसको जो है मंजूरी दी जा चुकी है, DRDO के द्वारा ये निर्मित है। एक तरीके का ग्लूकोज टाइप का ये पानी में घोलकर जो है पिलाया जाएगा और इसका जो है कोविड-19 का जो वायरस है उसकी जो ग्रोथ होगी उसको जो है कम किया जा सकेगा। तो कोविड-19 आपको पता ही है चाइना ने हमको दिया है, सभी लोगों को चाइना ने ही फैलाया है। तो इसको जो है रिकवरी रेट इससे बढ़ेगी और यदि मान लीजिए सभी लोगों पर ये जो है कारगर है, जैसे इसको 65 वर्ष से ऊपर की भी यदि कोई व्यक्ति है तो वो भी इसको पी सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये जो है बनाई गई है। DRDO के बारे में जान लीजिएगा। DRDO जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही बात करेंगे हम टॉपिक ऑफ द डे के बारे में। हमारा संविधान के भाग हम पढ़ रहे थे तो मैं आपको बता दूं भाग 1 में हमारा क्या आता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है। अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर के 4 तक इसमें दिया गया है। भाग 2 के बारे में बता दूं नागरिकता आती है। 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ नागरिकता का जो संशोधन अधिनियम आया था पहला 1955 में आया था जिसके द्वारा भारत में नागरिकता को परिभाषित किया गया था। बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। USA संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इनको लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है और इनको जो है अनुच्छेद ये जो मौलिक अधिकार है हमारे 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकारों को आते हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP जिनको कहा जाता है इनको आयरलैंड के द्वारा जो है लिया गया है। तो इसके साथ ही साथ अनुच्छेद में आपको बता दूं जो 36 से लेकर के 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व होते हैं। देखो यदि मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार हैं ये आपको संविधान के द्वारा मिले होते हैं, इनको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। लेकिन ये जो होते हैं नीति निर्देशक तत्व ये राज्य सरकार जो सरकार होती है वो अपनी सुविधा के अनुसार हमको देती है, क्योंकि इनका इसके लिए बनाए गए कि ये जो है कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। तो इसको लेकर के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके अलावा 4A जो है मौलिक कर्तव्य जो होते हैं हमारे, तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में मैं बता दूं आपको 51A आर्टिकल में आते हैं। इनको जोड़ा गया था, संविधान में नहीं थे। 42वां संविधान 1976 में हुआ, उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। साथ ही एक और जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में,
तो इसमें जो है एक 11वां जोड़ दिया गया, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में अभी हैं। साथ ही बात करेंगे भाग 5 के बारे में। यूनियन जो है हमारा, यूनियन के जो अनुच्छेद है हमारे 52 से लेकर के 151 तक आते हैं, जिसमें हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितनी भी केंद्र सरकार के फंक्शंस हैं वो सब इसी में आते हैं। अगर मान लीजिए आपने संघ पढ़ लिया तो राज्य आएगा इसके बाद में, तो राज्य के जो अनुच्छेद हैं वो 152 से लेकर के 237 के मध्य आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। भाग 7 निश्चित हो चुका है, अनुच्छेद 238 था, तो इसको जो है संविधान से हटाया जा चुका है। संघ राज्य क्षेत्र जिसको केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। भाग 8 में आते हैं। अभी भारत में संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? 8 साल जो हैं हमारे भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके अलावा जो बात करूंगा तो 239 से लेकर के 242 तक जो अनुच्छेद है वो इसमें अंदर आता है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था, देखो पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा 73 में संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था उसके द्वारा मिला, और ये 24 अप्रैल 1993 में ये लागू होता है। तो इसके अलावा मैं बता दूं 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो पंचायत को जो जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची इसके द्वारा जोड़ी गई थी। साथ ही बात करेंगे नगर पालिका, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो भारत में है, तो उसको जो है 74 में संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था, और ये लागू जो है 1993 में हुआ था। इसके द्वारा इसको नगर पालिका को जोड़ा गया। इसमें अनुसूची 12 नंबर की जोड़ी गई थी। सहकारी समितियां जो है इसको 97वां संविधान संशोधन इसके द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा भाग 10 जो आता है हमारा SC एंड ST के बारे में बात करता है, अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। तो इसका जो अनुच्छेद है वो मैं आपको बता दूं 244 है, और 244A जो आर्टिकल है ये 2 अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा भाग 11 के बारे में बता दूं, संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो इसी में लिया गया है। 245 से लेकर के 263 तक इसके बीच में आता है। इसके अलावा बात करेंगे भाग 12 के बारे में, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद के बारे में इसमें लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक जो है वो इसमें लिखा गया है। इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम जो भारतीय संविधान का भाग 13 है इसके अंदर आता है। जो व्यापार होगा भारत के राज्य क्षेत्र के बीच, जो भी व्यापार होगा उसको लेकर के जो भी अनुच्छेद हैं वो भाग 13 में लिखे गए हैं। अनुच्छेद में आपको बता दूं 264 से लेकर के जो इसमें जो है हमारा 301 से लेकर के 307 जग जो है ये अनुच्छेद आ जाते हैं, क्योंकि 300A तक तो हमारा यही हो गया था। 300A जो है हमारा संपत्ति का अधिकार होता है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, इसको जो है अनुच्छेद 31 में था, तो अब जो है इसको कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया है, अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो होती हैं, भाग 14, जैसे जो हमारी सिविल सर्विसेज है, UPSC है, ये सब जो है हमारा भाग 14 में आता है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको ये भाग 14 है, जैसे सिविल सर्विसेज हो गई हमारी, तो इसका जो अनुच्छेद है वो 308 से लेकर के 323 तक इसका अनुच्छेद आता है। इसमें एक 14 का इसमें जोड़ा गया ट्रिब्यूनल जिसको कहा जाता है, इसका जो है 323A और 323B ये जो 2 अनुच्छेद हैं वो इसके द्वारा जोड़े गए थे। इसके अलावा भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो भाग 15 में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसके बारे में लिखा गया है। भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध जो है वो भाग 16 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक इसके बारे में है। भाग 17 हमारी राजभाषा हो जाती है। देखो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है। तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है हमारी राजभाषा आती है। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस वक्त जो है 14 भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में थी, क्योंकि 8वीं अनुसूची में ही भाषाओं को रखा गया है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो संविधान में संशोधन के द्वारा जो भाषाओं की संख्या है वो 22 है। इसके अलावा भाग 18 आपातकाल जो भारत में लगाया जाता है, 3 तरीके का आपातकाल लगता है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और एक जो राष्ट्रपति शासन लग जाता है जो स्टेट में लगता है। इसके अलावा एक वित्तीय आपातकाल होता है, तो ये एक राष्ट्रपति शासन हो जाता है, और इसके अलावा एक लगता है वित्तीय आपातकाल। तो इसके बारे में बता दूं 3 अनुच्छेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, 352, 356 और 360। तो 352 जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल 3 जो कंडीशंस में लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाता है, इसके साथ ही साथ सशस्त्र विद्रोह कर देती है सेना, तब लगाया जा सकता है। पहले इसमें आंतरिक अशांति जो थी वो भी इसमें एक विषय था, लेकिन आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है। इसमें युद्ध की स्थिति बन जाए या कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए या जो है सशस्त्र विद्रोह तभी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 जो है इसमें जो है
राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो इसके तहत लगाया जाता है। और जो फाइनेंस कमीशन, जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 में हमारा, ये भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है। इसके अलावा भाग 19 में जो है विशेष अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, तो वो अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा संविधान में संशोधन भी किया जाता है। संविधान में संशोधन की जो अवधारणा थी वो साउथ अफ्रीका से ली गई थी। इसके साथ ही साथ इसका जो अनुच्छेद मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद नंबर 368 में इसको लिया जाता है। अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध भाग नंबर 21 में आते हैं। इसके अलावा भाग 22 जो होता है, जैसे कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो उसका नाम लिख दिया जाता है, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन वगैरह, ये सब जो है भाग 22 में आता है। तो ये दोस्तों था हमारा आज का करंट अफेयर। साथ के साथ में हमने जो है संविधान के भाग थे वो पढ़े। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।